दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने हिंदी विषय के सवालों को लेकर हाजिर हूं। देखिए कंप्लीट हिंदी व्याकरण पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज हमारा पहला दिन कोई नहीं है, आज हमारा 18वां दिन है। जिन बच्चों ने पीछे की क्लास देखी होगी उन्हें बहुत अच्छा तैयारी करने का मौका मिला होगा। अब तक हम लोग 500 से ज़्यादा सवालों पर चर्चा कर चुके हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ मेरी सीरीज से आप हमेशा जुड़िए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आज की क्लास जो हम अटेंड कर रहे हैं दोस्तों, इस क्लास में सवाल नंबर 511 से लेकर के 540 तक के सवालों पर चर्चा करेंगे। ज्यादा नहीं, एक दिन में सिर्फ 30 सवालों पर डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके परीक्षा में भी दोस्तों पैटर्न यही रहता है। ठीक है, एक बैच हमने स्पेशल तैयार किया है, इस बैच का नाम है बीपीएससी ट्री 4.0। आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी 91 के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर ये बैच चल रहा है और इसी एक बैच से दोस्तों चारों एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आपको पीआरटी देना हो या मिडिल देना हो या टीजीटी देना हो या पीजीटी। टीजीटी पीजीटी मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीपीएससी ट्री के तहत जो एग्जाम होने वाला मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये पूरा दोस्तों आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा और आगे जब कभी आपको हिंदी संबंधित दोस्तों सवाल देखने को मिलेंगे अलग अलग परीक्षाओं में, वो भी दोस्तों इसी बैच से कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप पढ़ के देखो, गजब का बैच है दोस्तों, आनंद आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए शुरू करते हैं बहुत ध्यान से। पहले देखिए मैं बार बार समझाता हूं, गद्यांश नहीं पढ़ना आपको, सबसे पहले आपको सवाल पढ़ना है। ठीक है, सवाल पढ़ने के बाद तब आप गद्यांश शुरू कीजिए। सवाल क्या कर रहा है? कह रहा मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर कौन देगा? पहला ऑप्शन, मनुष्य को उत्तर स्वयं देना होगा, दूसरे से उत्तर मांगना होगा, कोई भी उत्तर नहीं दे सकता, या मनुष्य का वित्त उत्तर देगा। ठीक है, वित्त मतलब चित्त, वित्त मतलब नहीं होता, मनुष्य का चित्त उत्तर देगा। ठीक है, चित्त मतलब उसका मन, चित्त का मतलब क्या हो गया? मन। ठीक है, मन उत्तर देगा। अब ये तो कैसे पता चलेगा? ये जब पढ़ेंगे तब। अब यहां पे लिखा है तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा। ठीक है, यानी क्या करना है उसका उत्तर मनुष्य स्वयं देगा, यानी यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि सर ये तो बड़ा आसान गद्यांश है, गद्यांश कभी भी कठिन नहीं होता, गद्यांश हमेशा से आसान होता है। बस आपसे गलती पता कहां होती है? आप गद्यांश के सवालों को अंतिम में हल करते हैं, पहली प्रॉब्लम, और अंतिम जाते जाते आपके पास समय ज्यादा नहीं रहता है, आप जल्दीबाजी में गद्यांश को पढ़ते हैं और आप ठीक ठीक समझ नहीं पाते हैं कि इस गद्यांश में क्या बताया जा रहा है, और पढ़ने की टेक्निक भी गड़बड़ रहती है। होता है क्या है, पहले गद्यांश पढ़ना शुरू कर देते हैं, सवाल देखते ही नहीं, जबकि पैटर्न उल्टा होना चाहिए। पहले सवाल देखिए, बाद में दोस्तों आप गद्यांश पढ़िए, इस तरह का पैटर्न होना चाहिए। अगले सवाल पर आइए। सवाल दे रहा है कि हमारी रक्षा व पतन किस बात से होगा। ठीक है, किस बात से होगा? कह रहा बुद्धिमानों की सलाह न मानकर, हमारे अपने कामों से, दूसरों का आदर न करके, या लक्ष्य को नीचा करके। ठीक है, किस वजह से दोस्तों हमारा पतन होगा? तो देखिए अब जहां तक पढ़े तो उसको छोड़ दीजिए, उसके आगे पढ़िए। ठीक है, कह रहा दूसरा कोई नहीं दे सकता। उत्तर की बात कर रहा है। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझ कर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा और हमारा पतन होगा। ठीक है, हमारे कामों से ही क्या होगा दोस्तों? हमारी रक्षा भी होगी और हमारा पतन भी होगा। हम जैसा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बुरा काम करेंगे तो पतन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बुद्धिमानों की सलाह न मानकर नहीं दोस्तों, हमारे अपने कामों से। ठीक है, हम जैसा काम करते हैं वही डिसाइड करता है कि हम रक्षा वाली श्रेणी में हैं या पतन वाली श्रेणी में हैं। बस इतनी सी बात दोस्तों यहां पूछा जा रहा है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। करा हमें दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए क्या? अच्छे गुणों को, अपने कार्यों को, अपने विचारों और निर्णय की स्वतंत्रता को, अपने व्यवहार को। क्या दृढ़ता पूर्वक रखना आपको ये बताना है। ठीक है, अब देखिए यहां देखिए लिखा है हमें अपने विचार और निर्णय को स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। किसे किसे दोस्तों? अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को। ठीक है, निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। ये दोस्तों आपको आपका जवाब मिल गया। सब कुछ एज इट इज लिखा होता है, गद्यांश में सब कुछ एज इट इज लिखा होता है, बस खाली आपको पहचानना भर है। कर अपना सिर ऊपर रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? सिर उठाकर चलना चाहिए, नजरें नीची करके चलना चाहिए, अपने उद्देश्य को ऊंचा रखना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। आप आगे बढ़िए इसके। ठीक है, यहां से पढ़ना था ना। करा जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होता है।
कह रहा है नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहां से जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा को कठोरता या प्रकृति की उग्रता से नहीं है। अपने व्यवहार को कोमल रखो, ठीक है, और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चास है दोनों बने रहो। तो यहां से हमें क्या सीख मिलता है दोस्तों? ऊपरी लाइन हमको मिल गया कि अगर यहां क्या लिखा है, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं हो सकता। हमें क्या पूछा? अपना सिर ऊपर रखने के लिए क्या करना चाहिए? उल्टा सवाल दे रहा है। तो सिर उठाकर चलना नहीं दोस्तों, अपने उद्देश्य को ऊंचा रखना चाहिए। तात्पर्य आप समझिए, अब ऐसे सवालों में भाव निकाल कर लाइए, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, यहां पर जो आपका भाव होगा वो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुन लीजिए। क्या इसका टाइटल दिया जाए? कह रहा है कर्मठ मनुष्य रखा जाए, दृढ़ चित्त मनुष्य रखा जाए, या फिर आगे बढ़ने के तरीके, या प्रकृति की उग्रता। ये तो बिल्कुल नहीं, दो कर्मठ मनुष्य नहीं दोस्तों, यहां दृढ़ चित्त मनुष्य की बात हो रही है कि हमें अपने काम में दृढ़ होना चाहिए, इसकी बात कर रही। तो आप ऑप्शन नंबर 1 चूज की लीजिए, ये मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर उत्तर होगा, ठीक है। तो ऐसे समझते चलिए। देखिए, कहने को कर्मठ मनुष्य भी बहुत खराब ऑप्शन नहीं है, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी वाला दिख रहा है, तो बी आपका हो जाएगा। मैंने ए बोला क्या? सुधार कर लीजिएगा। उत्तर तो ठीक है आपके सामने ना, उसी अनुरूप कीजिए। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आते हैं दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? अब इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले था दोस्तों वैदिक संस्कृत। क्या होता था? सबसे पहले वैदिक संस्कृत आया। वैदिक के बाद दोस्तों लौकिक संस्कृत आया, जिसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या कर लिए, अपने हिसाब से चेंजेस कर लिए। थोड़ा वैदिक संस्कृत बड़ी कठिन थी तो आसान कर लिए। इसके बाद आया दोस्तों पाली भाषा। तो ये आपसे पूछ रहा कि पाली कहां से आया दोस्तों, तो क्या बताएंगे? पाली आया है, सॉरी संस्कृत से कौन आया है, यही आपसे पूछा है ना। तो संस्कृत से पाली का जन्म हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाली से किसका जन्म हुआ है? प्राकृत का जन्म हुआ है। प्राकृत से किसका जन्म हुआ है? अपभ्रंश का जन्म हुआ है। अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ है? खड़ी हिंदी बोली का जन्म हुआ है, ठीक है। खड़ी हिंदी बोली का जन्म हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये सीक्वेंस और परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है, बीच बीच से भी पूछ सकता है। तो अभी दोस्तों पूछा था कि संस्कृत से कौन पैदा हुआ, तो आप बताइए पाली। पाली की आदि जननी कौन है? तो संस्कृत, ठीक है। इस तरह से दोनों ऊपर नीचे दोनों चल सकता है क्रम, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव एक रचना है दोस्तों, किसकी रचना ही आपको बताना है। कह रहा सुमित्रानंद पंत की रचना है, ठीक है, निराला साहब की रचना है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, या फिर महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो ये जो पल्लव है दोस्तों किसकी रचना है? ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और जब आप सुमित्रानंदन पंत के बारे में पढ़ रहे हैं तब इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में आप याद रखें, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध कृति में लोकायतन का नाम आता है। इनकी प्रसिद्ध कृति में चिदंबरा का नाम आता है, चिदंबरा। इनकी प्रसिद्ध कृति में कला और बूढ़ा चांद का नाम आता है, कला और बूढ़ा चांद का नाम आता है। इनकी प्रसिद्ध कृति में एक रचना है युगांत। नाम सुना है कि नहीं आपने? युगांत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप युगांत पढ़ रहे तो युगांत के साथ य से 3 रचनाओं का नाम आप याद रखेंगे। एक तो युगांत रखिए, एक युगपथ रखिए, और एक याद रखिए युगवाणी, ठीक है। युगवाणी थोड़ा थोड़ा अगर आप जोड़कर नहीं चलेंगे तो कैसे याद होगा? क्या क्या मैंने बताया? युगांत याद रखिए, युगपथ याद रखिए, युगवाणी याद रखिए, ठीक है। युगवाणी तो इतना, और वाणी से वीणा बना लीजिए, ठीक है। तो वीणा नाम की भी एक रचना इनकी है। क्या रचना दोस्तों? वीणा पढ़ लिया। और ऊपर दोस्तों आप पल्लव देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सब दोस्तों वीणा, पल्लव, और एक और लिख लेना भैया स्वर्ण किरण, ठीक है। स्वर्ण किरण, ठीक है, स्वर्ण किरण, ये भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। तो ये कुछ अच्छे सवाल हैं, इनको आप याद रखिएगा। अब अगर इतनी रचना आप पढ़ लेते हैं ना, तो कम से कम एक बात कंफर्म होगा कि परीक्षा में सुमित्रानंदन पंत से अगर कोई सवाल बनेगा तो इसके बाहर नहीं जाएगा। ये अपना मैक्सिमम लेवल में आपको दे रहा हूं, एग्जाम में इससे ज्यादा आना नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है चिंतामणि। यहाँ पे बिंदी लगा है दोस्तों, यहाँ बिंदी लगा है। कह रहा चिंतामणि के रचयिता दोस्तों कौन है? कह रहा जयशंकर प्रसाद जी है? नहीं, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में हमने कल पढ़ा था कि कैसे ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और कामायनी, ठीक है। कामायनी के पद पर ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ठीक है, मैंने कहानी पूरी बताई थी आपको, ठीक है। तो कंकाल, तितली सब याद रखेगा, वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना थी, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर
नंबर सी जो है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और राम जी की बात आई तो कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की बात ना करें। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास दोस्तों, तुलसीदास ये इनकी एक रचना का नाम है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जायसी, जायसी जायसी एक कवि का नाम भी है। ये सब कवि का नाम है, लेकिन ये सब दोस्तों इनकी आलोचना में आते हैं। ठीक है, ठीक है, इस पर इन्होंने एक आलोचना का ग्रंथ लिखा है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास ये सबसे महत्वपूर्ण इनकी कृति है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, जब कभी ये पूछे तो इसको आप जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी चिंतामणि आप याद रखेगा, राम जी को बड़ी चिंता थी, किसकी चिंता थी? सीता जी की चिंता थी, तभी तो बेचारे लंका तक चले गए। तो ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा, ये इनकी रचना हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। करा कि वह स्त्री जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया उसे क्या कहा जाता है? तो उल्टा बिल्कुल नहीं कहा जाता दोस्तों। ठीक है, बांस उससे कहा जाता जिस स्त्री के बच्चे न पैदा हो रहे हो उनको कहा जाता। ठीक है, यहां कहा जाता सद्य प्रसूता। ठीक है, देखिए सद्य प्रसूता भी दे सकता है, केवल प्रसूता भी दे सकता है, या अद्य प्रसूता भी दे सकता है। ठीक है, सद्य प्रसूता, अद्य प्रसूता और प्रसूता, ये तीनों आप याद रखिएगा, ये सभी किसे इंडिकेट करते हैं? उसी स्त्री को इंडिकेट करते हैं जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक सवाल दे रहा दोस्तों वर्णनातीत। वर्णनातीत जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है वर्णन, दूसरा है अतीत। अतीत का मतलब होता है के परे। अतीत का मतलब क्या होता है? के परे। ठीक है, तो वर्णन के परे या वर्णन से परे। ठीक है, से या के परे, तो यहां क्या हो जाएगा? अतीत का वर्णन नहीं, अच्छा वर्णन नहीं, छिपा वर्णन नहीं, वर्णन से परे, जिसका वर्णन न किया जा सके उसके लिए शब्द क्या होता है? वर्णनातीत। ठीक है, जिसका वर्णन न किया जा सके। ठीक है, जिसका वर्णन न किया जा सके, वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं वर्णनातीत। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। क्या मैं कुछ ज्यादा रफ्तार में चल रहा हूं क्या? सोचता हूं कभी कभी स्लो हो जाऊं ना, मुझे लगता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना तो आप एकदम अलर्ट होके बैठे होंगे कॉपी कलम लेके, और आपके पास तो ऑप्शन है, मैं धीरे चलूं या तेज चलूं, आप रोक दो ना मुझे। पॉज प्ले करने का ऑप्शन ना, पॉज कर दिया, नितिन सर जैसे ऐसे हो गए, अटक गए बेचारे बीच में, तो आप रुक करके देख लो अगला सवाल क्या है, आराम से सोच लो, विचार लो, फिर प्ले कर दो। हाँ ठीक है, तो सवाल क्या लिखा है ये समझिए। सवाल यहां दे रहा दोस्तों, मांगे भीख गांव की जमा। इसका अर्थ दोस्तों बताना है, मुहावरा है मांगे भीख गांव की जमा। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? करा अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, बिल्कुल नहीं। ग्राम समाज की भलाई करना, ये भी नहीं दोस्तों। अपनी असलियत भूलकर ठीक है बातें करना, यही क्या कहा जाता है? मांगे भीख गांव की जमा। ठीक है, कि जो व्यक्ति अपनी असलियत, अपनी औकात भूलकर बातें करता है उसके लिए दोस्तों इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां सही हो जाएगा। अगला दे रहा है कौन सा अमानक वर्ड है? अमानक वर्ड में दोस्तों कौन सा है ये बताना है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये नहीं दोस्तों, ये इस तरह बनता नहीं एक्चुअली। ठीक है, ये बनता नहीं। जो अमानक वर्ड है वो बनता कैसे मैं आपको बता दूं, वो बनता है ऐसे। देखिए पहले ऐसा भ जैसा होता है, फिर ऐसे लटका दिया था ऐसा। अभी आकृति क्या है ना कंप्यूटर में, मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसे बनता है। देखिए ऐसे ऐसे, ये दोस्तों अमानक वर्ड है। अमानक वर्ड इसे क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों क्या आप पूरे हिंदी वर्णमाला में कभी इस तरह का अक्षर आपने देखा है आज तक? पहले प्रयोग होता था, अब इस तरह का अक्षर नहीं प्रयोग किया जाता है। अब कंप्यूटर से जब टाइप किया जाता है तो आप देखेंगे ना, जब गूगल सर्च करेंगे तो आप उत्तर देखेंगे, कोई कंपनी भ लिखा है, कोई कंपनी म लिखा है। अरे भैया भ और म जो है ये मानक वर्ड है, मानक वर्ड हैं। आपसे पूछा क्या नहीं है। ठीक है, तो समझिएगा इस तरह की आकृति बनाएगा। परीक्षा में ना जब कभी ये सवाल देगा तो आकृति ऐसी होगी। ठीक है, अगर ऐसी होगी ना तो कसम से लाठी डंडा लेकर लड़ाई कर लिया जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, और मनवा दिया जाएगा आयोग को कि नहीं भैया तुम्हारे टाइपराइटर अगर टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। होता तो यही है। क्यों? सिंपल सी बात है भैया, जो वर्णमाला में न दिखता हो, जिसके लिए कोई जगह ना हो, ठीक है, ये वाला अक्षर नहीं दिखता, कभी खरीद देख लेना वर्णमाला आप जो है किसी किताब में, तो आपको समझ आ जाएगा। करा पवित्र।
पवित्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है बताइए। शब्द क्या लिखा दोस्तों, पवित्र। तो पवित्र में जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा दोस्तों पो धन इत्र। क्या बनेगा दोस्तों, जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा पो धन इत्र बनेगा, ठीक है। और ये कौन सी संधि के अंतर्गत आता है, ये अयादि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो ये अयादि में होता है। और अयादि की मैं पहचान आपको बता दूं, अयाद की पहचान होता है अय। क्या होता है, अय। अयाद की पहचान होता आय, अयाद की पहचान होता अव, अयाद की पहचान होता आव, ठीक है। अय आय औ आओ, यही होता दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब और डिटेल में अगर जानने की आपकी इच्छा हो रही है, उत्सुकता है आपके अंदर, तो बीपीएससी के बैच में आइए, वहां बहुत विस्तार में हम चर्चा कर रहे हैं, यहां ज्यादा चर्चा नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक बात याद रखेगा, स्टडी 91 से हमने बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, केवल बीपीएससी ही नहीं, अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी कोर्सेज स्टार्ट किया गया है। आप एक मौका दीजिए, हर एक बैच में मैंने डेमो क्लास डाल दिया, ठीक है। मेरा अगर कोई फेवरेट बैच है ना, वो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है, एक बार आप पढ़ के देखो ना, आनंद आ जाएगा, इतना मजा आएगा पढ़कर, आप रम जाओगे, बाद में कहोगे कि नहीं सर हमें तो हर विषय यहीं से पढ़ना है, ठीक है। डेमो देख लो पहले, डेमो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप परचेज करना, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, कह रहा अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाना है। ये जो अनुज शब्द है दोस्तों, अभी तो क्या है दोस्तों, अभी तो ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अभी ये क्या है दोस्तों, अभी यह पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, स्त्रीलिंग बना देना है। अब जब आप स्त्रीलिंग बनाना चाहेंगे, जब आप स्त्रीलिंग बनाना चाहेंगे तो इसमें क्या यूज करेंगे, तो अनुज शब्द में अगर आ जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, आ, तो शब्द बन जाएगा अनुजा। क्या बन जाएगा, अनुजा, ठीक है, अनुजा। जैसे तनु से तनुजा बन जाता है, तनुज से, तनु से नहीं, तनुज शब्द होता है उससे तनुजा बन जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, तनुज शब्द क्या है, पुल्लिंग है, और तनुजा शब्द क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। इसी तरह सुता, सुता में आ जोड़ दिया जाता है, सुत में, सुत में आ जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, सुता बन जाता है। आत्मज, आत्मज में आ जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, आत्मजा बन जाता है, ठीक है, आत्मजा। ये सब दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाता है। तो यहाँ इक ई नहीं दोस्तों, बड़ा आ जोड़ दीजिए तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अनुजी मत कर लीजिएगा ना, कि बड़ी ई जोड़कर, जैसे बेटा का बेटी हो जाता है तो बच्चा सोचे लगता है अनुज का अनुजी कर लेना, ऐसा नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। कर देवासुर में कौन सा समास है, तो देवासुर में दोस्तों बहुब्रीहि नहीं, कर्मधारय नहीं, तत्पुरुष नहीं, या द्वंद्व समास है। क्यों, मैं आपको समझा दूं, ये जो शब्द लिखा है ना देवासुर, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है देव, दूसरा शब्द है असुर, तो देव और असुर, ठीक है। या दोस्तों कभी कभी परीक्षा में सुरासुर लिख देता है, क्या लिख देता है, सुरासुर। अब ये सुरासुर का मतलब क्या होता है, तो सुरा में पहले सुर को निकाल लीजिए बाहर, और यह असुर, सुरा में सुर असुर। इसी तरह परीक्षा में पूछता है पापा पाप, क्या दे देता है, पापा पाप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पाप और अपाप। अपाप का मतलब क्या हो जाता है, पुण्य हो जाता है ना, पापा पाप, ठीक है। या फिर एक शब्द दे देता है सत्यासत्य, क्या दे देता है, सत्यासत्य। इसका मतलब हो जाता है सत्य असत्य, क्या हो जाता है, सत्य असत्य, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे शब्द बनते रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। द्वंद्व समास में होता क्या है, जहां दोनों पद की प्रधानता हो, दोनों पद का अपना अस्तित्व हो, ठीक है। देव और असुर दोनों का अपना अस्तित्व है, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, यह द्वंद्व समास की पहचान है। खाली मिक्स कर दिया है तो परेशान मत होइए, उसको तोड़ करके आप समझ जाइए, ठीक है। अरे शेर की खाल में अगर कोई भेड़िया छिपा हो तो आप पहचानेंगे नहीं क्या, वही वाली हालत है, ठीक है। कह रहा गीदड़, गीदड़ का स्त्रीलिंग दोस्तों क्या होगा, कह रहा गीदड़ का गीदड़िन हो जाएगा, नहीं। गीदड़ का गीदड़िनी हो जाएगा, नहीं। गीदड़ का दोस्तों गीदड़ी हो जाता है, क्या हो जाता है, जो गीदड़ शब्द है इसमें क्या जोड़ देना, बड़ी ई। बड़ी ई क्या दोस्तों, ये प्रत्यय है, क्या है दोस्तों, प्रत्यय। और जब ये जुड़ता है दोस्तों तब जो नया शब्द बनता है वो बनता है गीदड़ी, ठीक है, गीदड़ी, ठीक है। इसको याद रखेंगे और यही आपका सही जवाब है। आप स्त्रीलिंग दोस्तों बना दिए यहाँ पे। अगले सवाल पर आइए, करा किस वाक्य में अपादान कारक है। कारक में दोस्तों कर्ता ने कर्म को करण से, यही वाला पढ़ना है, ठीक है। संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव ना, तो यहां पर अपादान पूछ रहा है और अपादान का कारक चिन्ह क्या है दोस्तों, से। लेकिन इस से का प्रयोग हमेशा अलगाव के लिए किया जाता है, ठीक है, अलगाव के लिए, ठीक है। कर राम ने रावण को तीर से मारा, ये जो से है दोस्तों ये तो माध्यम है
और जहां कहीं दोस्तों माध्यम की बात आए, कर्ता ने कर्म को करण से, यहां करण कारक हो जाएगा। मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये तो दोस्तों जब शब्द शक्ति पढ़ते तो उसमें अविधा, लक्षणा और व्यंजना पढ़ते हैं, ये व्यंजना का उदाहरण है, ठीक है, ये वहां से लाके यहां दे रहा है, ठीक है। और मोहन से लिख रहा दोस्तों तो उस आधार पे भी बता सकते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, वहां से अलग होती है, तो यहां अपादान कारक हो जाएगा। चाकू से फल काटो, ये जो से है दोस्तों ये करण कारक है। यहां पे क्या दोस्तों, करण कारक, क्योंकि इस चाकू के द्वारा दोस्तों फल काटा जा रहा है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, जब कभी अपादान आपसे पूछे, ठीक है, तो अपादान में 3-4 बातें याद रखिएगा। क्या क्या, कभी भी दोस्तों अलगाव की बात हो रही है, कभी भी दोस्तों दूरी की बात हो रही है, कभी भी दोस्तों तुलना की बात हो रही है, ठीक है, कि ऐश्वर्या राय कैटरीना कैफ से सुंदर हैं, तुलना जहां होगा अपादान होगा। कभी दोस्तों शर्म की बात हो रही है, कभी दोस्तों लज्जा की बात हो रही है, कभी दोस्तों डर की बात हो रही है, ठीक है। इन सब केस में हमेशा अपादान कारक होता है। आप वाक्य पढ़ के भाव ढूंढ लेना, अगर ये है तो नियम ही रहेगा, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, हमेशा से ढूंढता है, से थोड़े मिलेगा, ठीक है, तो हर जगह से ढूंढेंगे तब तो बुड़ जाएंगे आप ये समझिए, फार्मूला समझिए, बेसिक चीजें अगर आप समझेंगे तो काम आपका हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। करा अस्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या, अस्तन्य, अस्तन्य किसे कहते हैं, खीर को नहीं, पेय को नहीं, कौंध को नहीं, ये कहा जाता है दूध को। दूध को और क्या कहा जाता है दोस्तों, तो दूध को दुग्ध कहा जाता है, दूध को अस्तन्य कहा जाता है, ठीक है, अस्तन्य कहा जाता है। दूध को पावस कहा जाता है, दूध को और क्या कहा जाता है दोस्तों, दूध को गोरस कहा जाता है, ठीक है, गोरस, ठीक है, गाय से मिलता है ना, तो ये सब नाम दोस्तों याद रखिएगा, ये दूध के लिए यूज होता है। कह गरिमा का विलोम बता दीजिए, गरिमा का उल्टा क्या होता है, अंधकार नहीं, अंधकार का उल्टा क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, अंधकार का उल्टा प्रकाश हो जाता है, तो ये नहीं। गरिमा का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, लघिमा हो जाता है, गरिमा का उल्टा क्या हो जाता है, लघिमा हो जाता है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। घृणा, घृणा का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, घृणा का हो जाएगा राग, ठीक है, राग, राग द्वेष घृणा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो या पसंद कर सकते हैं, पसंद का नापसंद, ठीक है। नीचता दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी चूज कीजिए, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। पहले ध्यान दीजिए, जो भरत मुनि थे ये रस के बहुत महान आचार्य कहे जाते हैं। भरत मुनि ने कहा कि रसों की संख्या कितने होते हैं दोस्तों, सिर्फ 8 होता है। बाद में दोस्तों भरत मुनि ने कहा, इन्होंने नहीं माना, परीक्षा में पूछता है कि इन्होंने किसे रस नहीं माना है, तो याद रखेगा इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। इनके मानने न मानने से क्या होता है, और जो व्याकरणाचार्य है वो तो मानते हैं ना, तो याद रखेगा यहाँ शांत रस हो जाएगा, और इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है दोस्तों, निर्वेद। इसके बाद 10वें और 11वें नंबर पे 2 और रसों की खोज किया गया। एक दोस्तों, एक होता वात्सल्य रस, एक आप पढ़ते हैं वात्सल्य रस, और एक पढ़ते हैं भगवत विषयक। क्या पढ़ते हैं, भगवत विषयक, ठीक है, भगवत विषयक, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये 2 अन्य रसों की भी खोज हो चुकी है। लेकिन परीक्षा में जब कभी आपसे पूछे, एग्जाम में जब कभी पूछेगा, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछेगा तो आप बताइएगा रसों की संख्या सिर्फ 9 होती है। आप 11 पे मत जाइएगा, ठीक है, 9 यानी शांत रस को जोड़कर आपको बताना है, ठीक है, तो 9 आप बताइएगा अगर आपसे आपके एग्जाम में पूछ रहा है तो। अगला सवाल करा, दोहा और रोला, दोहा और रोला के मिलाने से कौन सा छंद बनता है। ऑप्शन दे रहा है, क्या हरि गीतिका बनता है, बिल्कुल नहीं, हरि गीतिका नहीं बनता। और हरि गीतिका में होता कितना दोस्तों, तो यहां 22 से लेकर के 26 तक की मात्राएं पाई जाती हैं हरि गीतिका में। नहीं 16-12 कितना होगा, जोड़िए 16 और 12, 6 2 8 2 28, ठीक है। तो सीधा सीधा बताइए 16-12 पर वो होता है यति पाया जाता है, तो यहां पर 28 मात्राएं होती है, ठीक है। कुल मात्राएं कितनी होती है दोस्तों, 28। अगर हरि गीतिका की बात करें तो कुंडलिया दोस्तों ये दोहा रोला को मिलाने से बनता है, दोहा प्लस रोला मिलाएंगे तब कुंडलिया बनेगा, ठीक है। और दोहा में जो मात्राएं होती हैं वो 13-11 मात्राएं होती हैं, रोला में जो मात्राएं होती हैं वो 11-13 पर मात्राएं होती हैं। प्लस दोस्तों याद रखेगा इसमें 6 चरण पाए जाता है स्पेशली, जबकि दोहा में 2 ही चरण होता है। याद रखेंगे दोहा में चरण 2 होता है, कुंडलिया में चरण 4 होता है। दोनों को
दोहा में चरण 2 होता है, रोला में चरण 4 होता है। दोहा और रोला को मिला देंगे तो कुंडलिया में चरण बढ़कर 6 हो जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। सवैया बरवै नहीं, बरवै दोस्तों मैंने आपको बताया था 12 और 7 मात्राएं होती, तो 12 7 मिला के 19 हो जाता है। और ये सवैया जो होता है दोस्तों, यहां पर आप याद रखेगा 22 से 26। ठीक है, सवैया में क्या होता है, ये सवा शेर हो गया, तो सवैया जो होता है ये वर्णिक छंद में आता है, ये भी याद रखिए। सवैया किसके अंतर्गत आता है, यह वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। ठीक है, वर्णिक छंद। बाकी जो अभी आप पढ़ रहे थे ये सब मात्रिक छंद में आते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब कितनी तैयारी आपकी है ये आप डिसाइड कर लो। नहीं तैयारी है तो मेरी बात मानो, आप जाके बीपीएससी का बैच ज्वाइन करो यार, आपकी नौकरी लग जाएगी। 500-600 रुपया के लिए इतना सोचते हो जैसे कोई इमारत खड़ा कर दोगे उतने पैसे में। कितने का बैच है बताइए सर? 500 काहे बोल रहे हैं? 500 तो नहीं है तो 699। तो जीएसटी नहीं दोगे कि हम नहीं देते हैं? सरकार को ना दे जीएसटी, आपसे अलग से चार्ज करें, बैच का दाम लिख दें, 500 रुपया बैच का दाम है प्लस जीएसटी नोट कर दें, तब चलेगा? हाँ, आप बात समझो ना। तो ये चीज आप ध्यान दो थोड़ा सा, आप आओ और बात के लिए बहुत बढ़िया बैच मैंने बनाया। आप क्या है ना, आदत आपकी ये खराब है ना, हमेशा आप पैसा देखते हैं। भाई पैसा नहीं, आप क्वालिटी देखिए। पैसा क्यों देख रहे हैं? आप क्वालिटी देखिए कि हमको उस समय में हम अच्छी तरह से चीजों को सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे, ये मायने रखता है आपके लिए। ठीक है, आइए करा संदेशनी मधुवन कूप भरे। संदेशनी मधुवन कूप भरे, इसमें अलंकार बताना। देखिए संदेशन यानी संदेश से, ठीक है, मधुवन यानी मधुवन का, कूप माने कुआं भर गया। ठीक है, मतलब इतना मैसेज आया कि कुआं भर गया। किसका मैसेज आ रहा था भाई? किसका मैसेज आ रहा था? ठीक है, अरे जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए ना तो इतना मैसेज आया कि संदेशनि मधुवन कूप भरे। ठीक है, सूरदास जी का कथन है, तो रूपक नहीं, वक्रोक्ति नहीं, अन्योक्ति नहीं, अतिशयोक्ति है। ठीक है, अतिशय यानी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। ठीक है, जहां बातें बढ़ा चढ़ा कर कही जाएं, बढ़ा चढ़ा कर कही जाएं, ठीक है, वहां क्या होता है, वहां होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, और ये जो पद है दोस्तों, ये पद किसका है दोस्तों? तो यह पद पदावली से लिया गया है। किससे लिया गया? पदावली ग्रंथ है दोस्तों, पदावली से लिया गया है, और इसकी रचना किया है सूरदास जी ने। किसने किया है? सूरदास जी ने। ठीक है, इसी तरह एक लाइन और हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि क्या लाइन था भाई, जब सुदामा जाके मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण से और तब जो है श्री कृष्ण उनका पग धोते हैं। ठीक है, तो वो वाली लाइन है ना कि जो है उन्होंने उनके भगवान श्री कृष्ण के आंखों से इतने आंसू निकले कि जो है पूरा उनका सुदामा का पग उसी आंसुओं से उन्होंने धुल लिया। ठीक है, अब इतना आंसू तो असंभव है बहाना। तो ये सब अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, करा अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। अरे बाप रे बाप, महार हो जाए ऐसी बात आ जाए तो। ठीक है, करा अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। बैल, ठीक है, यानी तुम्हारे पास बल है लेकिन तुम उसको व्यर्थ में नष्ट करते हो, ये तो बैल है। बैल बुद्धि, बैल बुद्धि क्यों कहा जाता है दोस्तों? से बैल बड़ा मेहनती होता है, बहुत ताकतवर होता है। ठीक है, लेकिन वो गधे की तरह काम करता है। ठीक है, बस उसको लगा दीजिए, वो गोल गोल घूमता रहेगा, जोतता रहेगा, थकता नहीं बेचारा। क्या काम खत्म करना, तो करा बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो बैल है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो शब्द शक्ति में अविधा, ये डायरेक्ट के लिए बोला जाता है। लक्षणा, जब तुलना किया जाए। ठीक है, जब तुलना किया जाए तब दोस्तों क्या होता है? तब हमेशा क्या हो जाएगा? किसी से तुलना, जैसे कहा जाए आप शेर हैं, अरे सर आप तो भौकाल बना दिए। ठीक है, तुम अमिताभ बच्चन जैसे लंबे हो, अरे सर भाव। तो जहां कहीं तुलना वाली बात आ जाए, ठीक है, कि राम कक्षा का शंकराचार्य मतलब बड़ा ज्ञानी है। ठीक है, तो इस तरह से जब कभी आ जाए तो हमेशा लक्षणा। सिंपल जो सेंटेंस होता है वो अविधा। अब व्यंजना जो होता है उससे व्यंग आता है। ठीक है, वही माता जी से चला नहीं जाता, मेरे से खाया नहीं जाता, मतलब एकदम पस्त आदमी। ठीक है, तो ये व्यंजना में होता है, और तात्पर्य नाम का तो कुछ होता ही नहीं है कि मैं क्या बताऊं आपको। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है ये उत्तर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। करा राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो ये दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि कहीं भी क्या क्या शब्द आ जाए, जो शब्द आ जाए, कहीं भी सो शब्द आ जाए, कहीं भी जब शब्द आ जाए, कहीं भी तब शब्द आ जाए, कहीं भी यद्यपि शब्द आ जाए, यदि शब्द आ जाए, कहीं भी यद्यपि शब्द आ जाए, अगर ये सारे शब्द आ रहे हैं कहीं पे तो जवाब क्या होगा दोस्तों? मिश्र वाक्य होगा, संयुक्त नहीं। संयुक्त कब? लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु और इसलिए, अथवा। ठीक है, वहां पे आता है जब संयुक्त।
ठीक है, जब लेकिन किंतु परंतु आएगा तब, ऐसे में मिश्र वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी चूज कीजिए, आपका क्या है, सही जवाब है। कह रहा है योग रूढ़ शब्द दोस्तों कौन सा है। योग देखिए मैंने बताया तो जो शब्द होता है 3 टाइप का होता है। रूढ़ शब्द जिसका खंड न किया जा सके, जैसे पीला, अब इसको पीला में पी अलग कर दो, ला अलग कर दो, कुछ फायदा मिला। जैसे नाक, क्या फायदा मिला भैया, तोड़ ओड़ के कुछ नहीं मिलेगा। जैसे घुड़सवार को यौगिक कहते हैं, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। घोड़ा धन सवार, घुड़ धन सवार मत कर दीजिएगा, घोड़ा धन सवार, ठीक है, इससे मिलकर घुड़सवार बन गया। जब 2 सार्थक शब्दों से एक नए शब्द का जन्म होता है तब उसे यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ कब कहते हैं, लंबोदर, जहां पर्यायवाची हो, ठीक है, जहां पर्यायवाची। लंबोदर कहते हैं किसे दोस्तों, लंबोदर कहते हैं गणेश जी को, इसीलिए दोस्तों लंबा है उदर जिसका, तो जहां कहीं पर्यायवाची दिख जाए, ठीक है, आप आंख मूंद कर उसे योग रूढ़ मान लेना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा इसमें कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़िए, करा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, जो गलत है वर्तनी के हिसाब से, वो ढूंढ के निकाल दीजिए। तो सूर्पणखा है तो सही है, सरपीढ़ी ये भी सही है, श्वेतांगी ये भी सही है, चतुर्डी कोई शब्द नहीं होता है, चतुर्डी की जगह क्या होता है, चतुरंगिड़ी होता है। क्या होता है दोस्तों, चतुरंगिड़ी, ठीक है, चतुरंगिड़ी सेना का नाम आपने सुना होगा महाभारत युद्ध के दौरान, ठीक है। तो शब्द होता है चतुरंगिड़ी, चतुरिड़ी नाम का कोई शब्द नहीं होता, तो यही गड़बड़ था, उसको मैंने जो है अपने मन से सही भी कर दिया। अगले सवाल पर आइए, कह रहा वर्तनी की दृष्टि से जो गलत है उसे ढूंढिए, ठीक है, जो अशुद्ध है वो ढूंढिए, ठीक है। तो अशुद्ध कौन सा दोस्तों, 1 मिनट, अशुद्ध नहीं, यहां शुद्ध ढूंढना था, मुझे अच्छे से याद है, सवाल मैं ही बनाता हूं ना, एक टाइप करना पड़ता है, शुद्ध ढूंढना था। जैसे शुद्ध नहीं ठीक है, हाँ 1 मिनट रुकिए, दुर्वस्था ये शुद्ध है, ठीक है, दुर्वस्था क्या है, ये शुद्ध है। गृहिणी भी दोस्तों क्या है, यह भी शुद्ध है, ठीक है। और रचयित्री दोस्तों यह भी शुद्ध, हाँ सही लिखा है, ठीक है, ये अशुद्धि रहेगा, ठीक है, यह भी शुद्ध है। सरोजनी दोस्तों ये गड़बड़ है, सरोजनी नहीं होता है, सरोजिनी होता है, जिनी, जनी नहीं, क्या होता है, जिनी होता है। अब दोस्तों ये शुद्ध हुआ, ठीक है, तो यहां पर भी दोस्तों वही गड़बड़ ही दे दिया था, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आया ना, कोई समस्या आपको, कहीं कोई कष्ट आपको नहीं ना, अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है। चलिए, करा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, जो शुद्ध है वाक्य वो आप चुन लीजिए, बस काम आपका हो गया। करा तुम रामायण की पुस्तक पढ़ो, अरे सीधे बोलो ना कि तुम रामायण पढ़ो, रामायण की पुस्तक पढ़ो, इसको लिखने की क्या जरूरत है, इस वजह से मिस्टेक हो गया। शिक्षा नामक शीर्षक निबंध अच्छा है, आप बोलिए शिक्षा नामक निबंध, शिक्षा निबंध अच्छा है, ठीक है, नामक शीर्षक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, यहां शीर्षक की ही बात हो रही होगी, इस वजह से दोस्तों यह भी गलत हो जाएगा। करा कंस की हत्या, हत्या नहीं दोस्तों, कंस का वध किया था श्री कृष्ण ने, ऐसे हत्या करा देंगे तो आईपीसी सीआरपीसी सब लग जाए कि हत्यारे थे प्रभु, अरे प्रभु नहीं हत्यारे थे, हत्या तो सेना भी करती है, क्या बॉर्डर पर खड़े करके आरती उतार रही है क्या, तो हत्या नहीं कर, वध कर रही है, जो कानून के खिलाफ हो उसका वध किया जाता, हत्या नहीं होता है। दही खट्टा है, दही पुल्लिंग शब्द होता है, इसलिए खट्टी मत कीजिएगा, हम तो बचपन से ही बोल रहे थे, बोलो फिर से बोलो, 1 नंबर जब गंवा देना तब सुधर जाना। अरे बचपन से बोल रहे थे, इसका यहां से क्या ताल्लुक भाई, मैं बता रहा हूं कि दही शब्द जो पुल्लिंग है तो उसको मानिए, और पुल्लिंग है तो खट्टा होना चाहिए, खट्टी होगा नहीं, हाँ तो आप इसको समझिए बात को, इतनी सी तो बात है, यहाँ पे नाराज हो जाते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, जो गलत है उसको ढूंढिए, ठीक है। कह रहा वह यहां आए बिना नहीं रह सकता, परफेक्ट। उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, ये भी सही है। अमायरा को 100% अंक मिले, ये भी सही है। पूजा विलाप करके रोने लगी, अरे या गलत कर दिया, यहाँ पे आप सीधे लिखो कि पूजा विलाप करने लगी, मान लीजिए अगर यही लिखना है आपको तो लिखिए कि पूजा विलाप करने लगी, या तो ये लिख दो, अब बहुत दिक्कत हो रहा है सर विलाप नहीं लिखेंगे तो लिख दो पूजा रोने लगी, पूजा रोने लगी, ठीक है, या आप लिखिए, तो दोनों में से किसी एक ही शब्द का यूज करिए, दोनों एक साथ लिखा रहेगा तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी क्या है, अशुद्ध है, गलत है, जो आपसे यहां परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, जो तत्सम नहीं है उसका चुनाव करना है। भवन ये तत्सम है, आयुध भी तत्सम है, प्राध्यापक भी। आंख दोस्तों जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, आंख क्या दोस्तों, आंख आपका तद्भव शब्द है। अब आपके मन में सवाल आया कि आंख का सर तत्सम होता क्या है, ये बता दीजिए। तो इसका तत्सम होता है अक्षी, क्या होता है दोस्तों, अक्षी, ठीक है। अच्छा, अगर आंख की बात हो ही रही है तो क्यों ना आंख के पर्यायवाची हम लोग देख लें, ठीक है। आंख को क्या कहते हैं, आंख को नयन कहते हैं,
आंख को लोचन कहते हैं, आंख को दृग कहते हैं, आंख को चश्म कहते हैं, चश्म, ठीक है, आंख को अक्षी कहते हैं, आंख को चक्षु कहते हैं, अक्षी और चक्षु दोनों कहा जाता है, ठीक है। आंख को लोचन कहते हैं ना, लोचन, विलोचन भी कहते हैं, ठीक है, लोचन और विलोचन दोनों दोस्तों ये आंख के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब दोस्तों पर्यायवाची हैं आंख के लिए, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया सवाल आपके लिए, ये सब पढ़िए यार। अगर यही सब चीजें नहीं पढ़ेंगे ना, यहाँ सर बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, अरे यहाँ मजा आ रहा है तो बैच में कितना मजा आएगा। हाँ, ट्रेलर देख के इतना खुश हो रहे हैं तो सोचिए बैच में कितना आनंद है, ठीक है, बहुत आनंद आएगा। आप रुको, आओ तो सही, बार ज्वाइन तो करो, बहुत अच्छा दोस्तों, हाँ मजा आएगा, पढ़ के देखो एक बार, ठीक है। और रही बात कि सर जीएस कहाँ से पढ़ें, तो जीएस में दोस्तों अब तक मैंने आपको 11,800 सवाल पूरा फ्री में पढ़ा दिया है, जिसमें एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान और विश्व का भूगोल, ये 5 विषय में पढ़ा के समाप्त कर दिया हूं। 6वां विषय दोस्तों ये चल रहा है। अगर मैं सीरियल बताऊं तो 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया गया है, 46 से लेकर 91 तक मिडावल पढ़ाया गया है, 92 से लेकर 150 तक मॉडर्न पढ़ाया गया है, 151 से लेकर के 230 तक पॉलिटी पढ़ाया गया है, 231 से लेकर 330 तक 100 लेक्चर में ज्योग्राफी पढ़ाया गया है, 331 से अभी दोस्तों 394 तक आपको पढ़ाया गया, ये दोस्तों आपको इंडियन ज्योग्राफी अभी आगे चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ, टू बी कंटिन्यूड, ठीक है, ये क्लास चली रही है। तो आप आइए साथ में, आपकी इसी क्लास के बाद दोस्तों मैं जीएस की क्लास लगा दे रहा हूं, एक बार आप पढ़िए तो सही। और सबसे अच्छी बात है कि पूरा जीएस आपको सीक्वेंस में पढ़ने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि आज ये पढ़ लो, कल वो पढ़ लो, परसों ये मसाला, वो मसाला, ये लगाया मशरूम, पनीर, कहाँ क्या, ऐसा नहीं भाई, सीक्वेंस से पढ़ो, सीक्वेंस से, सिस्टमैटिक तरीके से, कि एकदम आपका मतलब एक विषय पकड़ाना और वो समाप्त करके ही दम लेना है। ऐसे अगर आपको पढ़ना हो तो आप इस सीरीज से जुड़िए, तभी हमारा 11,800 सवाल हो गया। बस 2-4 दिन में हम 12,000 सवालों पे आ जाएंगे। आप अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। अगर रोज आप 4-5 लेक्चर भी देखेंगे ना तो कम से कम 5 से 6 महीना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इतना दिन आपको लग जाएंगे दोस्तों पढ़ने में। आप अच्छा, आप सोच रहे हैं कैसे सर, अगर हम रोज 5 लेक्चर पढ़ रहे हैं तो इस हिसाब से तो 25 25 125 या 25 चौका 100, यानी 40 दिन रोज अगर हम 5 लेक्चर पढ़े तो 5 चौका 20, यानी 40 दिन में 200 आपका कंप्लीट हो जाएगा 40 दिन में, तो 80 दिन यानी लगभग 3 महीने में आप 400 लेक्चर तक आ जाएंगे। और ये 3 महीने तक हम क्या घंटा बजाएंगे क्या, अरे 3 महीने में हमारा 90 क्लास बढ़ जाएगा, तब क्या करोगे, फिर आप उसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों बहुत रेयर, मतलब बहुत कठिन है कि आप हमारा पीछा कर पाओ। अब से जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा होगा वो तो जो है बढ़िया उसका चल रहा होगा, लेकिन जो अब से पढ़ना शुरू करेगा उसको तो बहुत स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। आप स्पीड में पढ़ो चाहे धीरे, लेट क्यों कर रहे हो, शुरुआत तो करो भाई, पढ़ना शुरू तो करो। एक एक विषय आपको पढ़ाया गया डिटेल में, ठीक है, सब कुछ दिया गया, पीडीएफ सब फ्री में दिया गया है, पूरी सुविधा के साथ पढ़ाया जा रहा है। देखो यहाँ पर study91.co.in हमारी जो पुरानी वेबसाइट है, वहां से दोस्तों आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट आप जरूर कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।